हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं वैभव दुबे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लोग क्लास 12th के थर्ड चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ये आपका सेकेंड वीडियो है। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने वैद्युत विभवांतर और किसी बिंदु आवेश के कारण, पॉइंट चार्ज के कारण कितना विभव उत्पन्न होता है हमने पढ़ लिया है। इस वाले वीडियो में हमें पढ़ना है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण कितना वैद्युत विभव उत्पन्न होता है। इसमें आपके टोटल 3 कंडीशन है, यानी कि ये जो हेडिंग है आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। इसमें 3 कंडीशन में देखना है, अच्छी स्थिति में कितना वैद्युत विभव उत्पन्न होता है, निरक्षीय स्थिति में कितना वैद्युत विभव होता है और किसी भी बिंदु पर कितना वैद्युत विभव उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में कितना वैद्युत विभव, निरक्षीय स्थिति में कितना विभव और किसी भी बिंदु पर, यानी ब्रह्मांड में आप कोई भी बिंदु बताइए वहां पे कितना विभव होगा इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वो आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, कितना मान होता है, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, ये हेडिंग पढ़ने के लिए आपको 2 चीजें जानना पड़ेगा। सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो इस पर हमने स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर भी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के बारे में जानते हैं। देखिए, जब 2 आवेश हों, इन दोनों आवेश की प्रकृति जो हो वह विपरीत हो, यानी एक अगर आवेश माइनस है तो दूसरा आवेश क्या हो, प्लस हो। ये दोनों आवेश एक दूसरे के ठीक विपरीत प्रकृति के होने चाहिए, एक माइनस तो दूसरा प्लस, और इन दोनों का परिमाण समान होना चाहिए, मैग्नीट्यूड, ठीक है, समान होना चाहिए। और ये दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, बहुत ही सूक्ष्म दूरी पर रखे हों, तो ये मान लेते हैं इनके बीच की दूरी 2l है, जो कि बहुत ही कम है। तो ये जो सिस्टम बना है, इस सिस्टम का नाम दिया जाता है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, समान परिमाण के 2 विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर रखे होते हैं। इतना आप जानते रहिए कि वैद्युत द्विध्रुव में कोई भी दूरी उसके मध्य बिंदु से मापी जाती है। ठीक है, अगर ये मध्य बिंदु है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका l हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी l, तभी तो ये टोटल 2l होगा। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव हो गया। उसके बाद एक और चीज जाना है, जिसके विषय हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिटेल में जाना है। हमें जानना है कि बिंदु आवेश के कारण विभव का मान, यानी कि कोई पॉइंट चार्ज है, कोई बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर, मान लेते हैं हम लोग r दूरी पर, यहाँ पर कितना वैद्युत विभव उत्पन्न होता है, ये भी हमें जानना है। तो इसके विषय में डिटेल हमने पहले वाली वीडियो में जाना है। इसका जो मान आता है वह आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू के बटे r। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको जानना होगा, तभी ये समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जो आपका मेन हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का मान, उसमें हम लोग पहली कंडीशन देखते हैं अच्छी स्थिति में। तो इसमें आपका जो पहला हेडिंग होने वाला है वह होने वाला है अच्छी स्थिति में, इन एक्सियल पोजीशन। अच्छी स्थिति मतलब क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में उत्पन्न वैद्युत विभव का मान, ये है पूरा हेडिंग। लेकिन हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है केवल इन एक्सियल पोजीशन, अच्छी स्थिति में। अच्छा, अच्छी स्थिति का मतलब क्या होता है, थोड़ा हम लोग समझते हैं। अगर 2 वैद्युत द्विध्रुव सबसे पहले जानना होगा, हमने बताया वैद्युत द्विध्रुव में 2 आवेश होते हैं, दोनों विपरीत प्रकृति के होते हैं, एक माइनस रहेगा तो दूसरा प्लस रहेगा, इनके बीच की दूरी 2l ले लेते हैं। ठीक है, तो अच्छी स्थिति का मतलब होता है कि इसके अक्ष में कहीं हमें वैद्युत द्विध्रुव का मान निकालना है। ये जो लाइन आपको मिल रही है, इस लाइन पे कहीं आपको वैद्युत द्विध्रुव का मान निकालना है। अगर वैद्युत द्विध्रुव इस प्रकार से है, यह माइनस है, यहाँ पे आपका प्लस क्यू है, तो जो अक्ष बनेगा वो यहाँ पे, तो अच्छी स्थिति का मतलब यहाँ पे कहीं पे आपको वैद्युत द्विध्रुव का मान निकालना है। ठीक है, अच्छी स्थिति का मतलब कि जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है, उसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष में, उसी लाइन में आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव का मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का मान कितना होगा। देखिए, इसके लिए फिगर बनाते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, वैद्युत द्विध्रुव बनाना पड़ेगा।
तो वैद्युत द्विध्रुव चलो बनाते हैं। यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पे सपोज कर लेते हैं प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, यहाँ पे आपके दो आवेश रखे हैं, एक माइनस क्यू प्लस क्यू, तभी तो वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण होगा। देखिए इन दोनों आवेश की प्रकृति विपरीत है लेकिन परिमाण क्या है, बराबर है। इन दोनों की बीच की जो दूरी है वो हमने लिया है 2L। ठीक है, अब यहां पे मान लेते हैं ये मध्य बिंदु है O, ये क्या है, मध्य बिंदु है। अब बताइए ये वाली दूरी कितना होगा, L, ये वाली भी दूरी L, तभी तो L प्लस L इज इक्वल टू 2L। टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 2L। सपोज करते हैं कि इसके अक्ष में कोई बिंदु है, यहां पे इसके अक्ष में कोई बिंदु है P, इस बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव का मान निकालना है। इस बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान कितना होगा, यही हमें निकालना है। सपोज कीजिए कि O से P के बीच की जो दूरी है, O से P के बीच की दूरी वह है आपका R। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। ठीक है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वह कितना है, R। अच्छा इतना R है और इतना L है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितना हो जाएगा, R प्लस L। देखिए ये आपका R है, ये आपका L है, तो टोटल कितना, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल दूरी कितना मिलेगा आपको, R प्लस L। यहां से यहां तक की जो दूरी है वह R प्लस L है। अब देखिए यहां से यहां तक की दूरी कितना होगी, यहां से यहां तक की, देखिए यहां से यहां तक की दूरी है R, इतना दूरी है L। सपोज कीजिए यहां से यहां तक की दूरी है R और यहां से यहां तक की दूरी है L। हमें कितनी की दूरी निकालना है, ये वाला। तो पूरा में से इतना घटा दें, इस पूरे में से इतना घटा दें, पूरे में से इतना घटा देंगे तो यही बचेगा। पूरा है कितना, R, और इतना कितना है L, पूरे में से हमने L को घटा दिया तो इतना आ गया। ठीक है, तो ये वाली दूरी कितना हो जाएगा, R माइनस L। यहां से यहां तक की दूरी कितना, R माइनस L। ये फिगर आपको समझ में आया होगा। फिगर अगर समझ में नहीं आएगा तो ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एकदम इजी है, केवल डिस्टेंस आपको जानना है कहां से कहां तक कितना हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से अच्छी स्थिति का मान, इसके अक्ष में मान निकालना है, तो ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P पर कितना वैद्युत विभव है यही हमें निकालना है। अच्छा देखिए इस बिंदु P पर किसके किसके कारण विभव होगा, इस वाले आवेश के कारण भी विभव होगा, इस वाले आवेश के कारण भी यहाँ पे विभव होगा, होगा कि नहीं। इस बिंदु P पर दो आवेश के कारण विभव होगा, एक इसके एक इसके। तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं कि इस वाले आवेश के कारण यहाँ पे कितना वैद्युत विभव का मान होगा, इस वाले आवेश के कारण बिंदु P पर कितना वैद्युत विभव का मान होगा, यही हमें निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव। ठीक है, मान लेते हैं कि माइनस Q आवेश के कारण जो विभव है उसका मान V1 है। कितना है, V1। अच्छा हम आप जानते हैं कि कोई आवेश है, इस आवेश के कारण R दूरी पर जो वैद्युत विभव का मान होता है, इस आवेश के कारण R दूरी पर जो वैद्युत विभव का मान होता है वह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q के बटे R, यानी आवेश के बटे आवेश से जिस बिंदु के बीच की हमें विभव निकालना है दूरी। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा जो यहाँ पे Q लिया जाता है वह चिन्ह के साथ लिया जाता है। Q क्या होता है, चिन्ह के साथ, यानी अगर प्लस Q आवेश रहेगा तो प्लस Q लिखेंगे, माइनस Q आवेश रहेगा तो माइनस Q। इसके पहले वाली वीडियो में हमने डिटेल में जाना है क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो किसी बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है इतना होता है, Q जो लिखते हैं वो साइन के साथ लिखते हैं, चिन्ह के साथ लिखते हैं। तो V1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, देखिए
क्यू विथ साइन, चिन्ह के साथ। तो क्यू यहाँ पे क्या है, माइनस क्यू है ना, आवेश देखिए क्या है, माइनस क्यू है, तो चिन्ह के साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू बटे इससे यहां तक की दूरी, इस आवेश से यहां तक की दूरी कितना है, आर प्लस यल, तो कितना हो जाएगा, बटे आर प्लस यल। ठीक है, इसको देखिए हम और क्या लिख सकते हैं यहां से, V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वाला जो माइनस यहां था इसको पहले हमने लिख दिया यहां पे। ठीक है, अब यहां पे Q के बटे R प्लस यल हो जाएगा। ठीक, अब ये तो माइनस क्यू आवेश के कारण हो गया। इस बिंदु पर और किसी आवेश के कारण वैद्युत विभव होगा, हाँ, प्लस क्यू के कारण। देखिए दो आवेश है तो दोनों आवेश के कारण यहाँ पर विभव होगा, तो इसके कारण हमने विभव निकाल लिया, इतना होगा। अब इस आवेश के कारण विभव यहाँ पे निकालेंगे तब कितना होगा, चलिए देखते हैं। कहेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान, बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, चलिए देखते हैं। देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत विभव है वो हमने मान लिया है V2 है, तो V2 इसी फार्मूले से लिखेंगे, जो Q होगा वह साइन के साथ। तो चलिए कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q विथ साइन, तो प्लस है तो प्लस Q रखेंगे तो मान वही आएगा, प्लस ही आएगा, तो रखने का कोई मतलब नहीं है, बटे इस आवेश से बिंदु के बीच की दूरी। तो आवेश से बिंदु के बीच की दूरी कितना है, R माइनस L है। ठीक है, तो R माइनस L होगा। ठीक, इतनी चीजें आपको समझ में आया। अब देखिए हमें पता चल गया है कि इस बिंदु P पर जो विभव है वह किस किस आवेश के कारण है और किसका कितना मान है। इसके कारण जो यहाँ पे वैद्युत विभव है उसका मान इतना है, इस वाले आवेश के कारण जो वैद्युत विभव है उसका मान इतना है। तो कुल कितना वैद्युत विभव है, यहाँ पे कुल कितना वैद्युत विभव है। आप जानते हैं कि वैद्युत विभव एक अदिश राशि होती है, तो कुल कितना निकालना है, दोनों को जोड़ देते हैं। चलिए देखते हैं, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत बल का मान, वैद्युत बल नहीं, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव का मान, वैद्युत विभव का मान। तो वैद्युत विभव का मान इसे सपोज कीजिए समीकरण नंबर 1, इसे समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो दोनों समीकरणों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। कुल कितना होगा, V बराबर आपका V1 प्लस V2 हो जाएगा, दोनों विभव को जोड़ देंगे, कुल आ जाएगा। चलिए मान रख देते हैं, V बराबर V1 का मान यहाँ से कितना है, देखिए -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q के बटे R प्लस L है, प्लस V2 का मान यहाँ से देखिए कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R माइनस L है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी कॉमन है, दोनों में देखिए है कि नहीं, यहाँ भी है, यहाँ भी है, Q यहाँ भी है, Q यहाँ भी है, तो इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन कर रहे हैं, V बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये फिगर है आपका, इसी के नीचे लिख रहे हैं। तो V बराबर देखिए क्या क्या कॉमन कर रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लिया, Q यहाँ भी है, यहाँ भी है, Q को भी कॉमन कर लिया। ठीक है, बचेगा क्या, इतना कॉमन करने के बाद देखिए यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन कर लिया, तो बचा क्या है, 1/R प्लस L, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, माइनस रहेगा, तो बचा क्या है, -1/R प्लस L। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन,
तो +1/R माइनस यल बचा है। ठीक, इतना आपका बचा है। चलिए इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, v बराबर, देखिए q का गुणा 1 में होगा तो q बटे 4πε0। देखिए इसको पहले लिख रहे हैं, इसको बाद में लिख रहे हैं। इसको पहले लिख रहे हैं तो 1/R माइनस यल, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 1/R प्लस यल। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, एकदम इजी तरीका है, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तिर्यक गुणा करा के। q/4πε0 R प्लस यल है, 1 में गुणा होगा, देखिए R प्लस यल है तो 1 में गुणा होगा तो R प्लस यल हो जाएगा, माइनस है माइनस लगा दिया, R माइनस यल का गुणा 1 में होगा तो R माइनस यल बटे, देखिए तिर्यक गुणा कैसे होता है, इस वाले का गुणा इसमें, इस वाले का गुणा इसमें, नीचे वाले का गुणा नीचे में, यही प्रोसेस है ना। तो R प्लस यल का गुणा 1 में किया R प्लस यल, माइनस था माइनस लगाया, R माइनस यल का गुणा 1 में किया तो R माइनस यल। ठीक है, अब नीचे वाले का गुणा नीचे में, तो देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, कौन सा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो इसका जो मान होता है वह होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही चीज़ है यहाँ पे, एक ब्रैकेट में r माइनस यल, दूसरे ब्रैकेट में r प्लस यल, तो इसका जो मान आएगा गुणा कराने पे कितना आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए और हम लोग क्या लिख सकते हैं, v बराबर q बटे 4πε0 R प्लस यल, देखिए माइनस का गुणा R में होगा तो माइनस R, इस वाले माइनस माइनस से प्लस, तो कितना हो जाएगा L बटे R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। यहाँ से देखिए R से कैंसिल हो जाएगा। इतना आप लोग पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे नोट कर लीजिए, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। इधर का हम लोग रफ करते हैं। देखिए अब इसी चीज़ को हम लोग फिर से लिख रहे हैं, यहाँ पे जो चीज़ बचा है, क्या क्या बचा है, देखिए v बराबर आपका क्या होता है, q के बटे 4πε0, और क्या बचा है यहाँ पे देखिए l प्लस यल, तो l प्लस यल कितना l हो जाएगा, 2l हो जाएगा। ठीक है, बटे में क्या है, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। अब देखिए जो R का मान होता है, ये जो दूरी होती है जहाँ पे हमें वैद्युत विभव का मान निकालना होता है, वह बहुत ज़्यादा बड़ा होता है L के मान से। ठीक है, L के मान से R का जो मान होता है वह बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तब R स्क्वायर का जो मान होगा वह और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा L स्क्वायर के मान से, यानी R स्क्वायर का मान L स्क्वायर के मान से बहुत ज़्यादा बड़ा है। जब बहुत ज़्यादा बड़ा है तो L स्क्वायर के हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अतः L स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में छोड़ देंगे। क्या करेंगे, छोड़ देंगे। चलिए यल स्क्वायर को क्या करना है, छोड़ देना है, तो जो बचेगा वह लिख लेते हैं, v बराबर आपका q के बटे 4πε0 इंटू 2l बटे R स्क्वायर बचा है, L स्क्वायर को देखिए छोड़ दिया, छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, केवल R स्क्वायर। अब यहाँ से v बराबर कितना हो जाएगा, देखिए q इंटू 2l, Q इंटू 2l क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान। Q इंटू 2l क्या होता है, P का मान, आपने पढ़ा होगा वैद्युत द्विध्रुव में। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए Q को हटा देते हैं, 1/4πε0, और इसको क्या लिख रहे हैं, Q इंटू 2l, Q इंटू 2l बटे R स्क्वायर। Q इंटू 2l क्या होता है, P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ से आपका जो v का मान आएगा वह आ जाएगा 1/4πε0, इसके स्थान पर p लिखते हैं, p बटे R स्क्वायर।
ठीक है। तो ये आपका जो आया है भी बराबर, ये है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, उस P से R दूरी पर जो वैद्युत विभव का मान होगा वह कितना होगा, V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P/R²। ठीक है। तो अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का मान हम लोग इस प्रकार से निकालते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके आगे अब हम लोग देखेंगे निरक्षीय स्थिति में कितना वैद्युत विभव का मान होता है। देखिए अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय स्थिति में कितना वैद्युत विभव का मान होगा। तो आपका जो सेकेंड हेडिंग होगा इसमें वह होगा निरक्षीय स्थिति में, यानी इन इक्वाटोरियल पोजीशन। देखिए निरक्षीय स्थिति क्या होता है उसको थोड़ा पहले हम लोग समझते हैं। कोई वैद्युत द्विध्रुव है, मान लेते हैं यहाँ पे -q आवेश रखा है और यहाँ पे आपका है +q आवेश। ठीक है। तो इसके मध्य बिंदु पर आप लंब डाल दीजिए। जो लंब होगा वहां पे किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालिए तो वो होता है आपका निरक्षीय स्थिति। ठीक है। निरक्षीय स्थिति मतलब क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर लंब डाल दीजिए। लंब डालना है तो जो आपको ये रेखा मिल रहा है इसके किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान निकालिए तो जो होता है वह आपका होता है निरक्षीय स्थिति में। ठीक है। तो चलिए देखते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण कितना वैद्युत विभव होता है। सपोज करते हैं यहाँ पे आपका -q आवेश है, यहाँ पे +q आवेश है। -q आवेश है, +q आवेश है, तभी तो आपका वैद्युत द्विध्रुव बनेगा। इन दोनों का परिमाण समान होगा। इनके बीच की जो दूरी है वह कितना है, 2l होगा। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना होगा, 2l होगा। हम लोग जानते हैं 2l ही लेते हैं हम लोग। अब देखिए सपोज करते हैं ये इसका मध्य बिंदु है और इसका मध्य बिंदु पे यहाँ पे जो है लंब डाला गया है। सीधी लाइन खींचते हैं हम लोग। ठीक, ये आपका लंब डाला गया है। तो इस लंब के इस बिंदु पर यहाँ पे हमें वैद्युत विभव का मान निकालना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, वैद्युत विभव का मान निकालना है। सपोज करते हैं ये जो बिंदु है इसका नाम है P। यहाँ पे हमें निकालना है कि V का मान, वैद्युत विभव का मान कितना है। चलिए इससे ये मान लेते हैं जो दूरी है वह है R। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, सपोज करते हैं R। अच्छा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा, L होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी L, यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको मिला देते हैं, उसके बाद यहाँ से इसको मिला देते हैं। ठीक है। तो ये वाली दूरी R है, ये वाली दूरी L है। ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, आप लोग जानते हैं। ठीक है। तो अब हमें ये वाली दूरी निकालना है। सपोज कर लेते हैं ये आपका A है, ये आपका B है। हमें क्या करना है, AP के बीच की दूरी निकालनी है। AP के बीच की दूरी कैसे निकलेगा, ये देखिए समकोण त्रिभुज आपको मिल रहा है। ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा है, देखिए दोनों, ये वाला भी समकोण त्रिभुज है। P ये मान लेते हैं O है, OA में, POA में हमें क्या निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय से हमें किसका मान निकालना है, ये वाली दूरी, ये आवेश से जहां तक बिंदु है उसके बीच की दूरी। ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण देखिए 90 अंश के ठीक सामने वाला कर्ण क्या होता है, AP। तो AP का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब कौन सा है, ये वाला। ठीक है। तो लंब कौन सा है, PO का स्क्वायर प्लस आधार कौन सा है, ये। तो आधार कौन सा है, AO का स्क्वायर। ठीक
ठीक है। अब देखिए ये आपका पाइथागोरस प्रमेय होता है। अच्छा, हमें एपी निकालने की जरूरत क्यों है? एपी है क्या? देखिए ए से पी के बीच की दूरी निकालने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जब हम इसके कारण यहाँ पर वैद्युत विभव निकालेंगे तो जो फार्मूला होता है वह आवेश से बिंदु के बीच की दूरी उसमें सम्मिलित होती है, वही हमें नहीं पता है, तो वही हमें क्या है निकालने की जरूरत है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका AP का स्क्वायर इक्वल टू PO, P से O के बीच की दूरी, ये कितना दूरी हमने माना है R, तो R का स्क्वायर, AO, A से O के बीच की दूरी कितना हमने माना है L, तो L का स्क्वायर। तो यहाँ से AP आपका आ जाएगा अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कैसे? स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो ये किस में हो जाएगा? अंडर रूट में हो जाएगा। तो AP का मान कितना आ गया? AP ये वाली दूरी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखिए इसी प्रकार से हम लोग PB के भी बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? इसके बीच की दूरी। तो देखिए आधार कितना है? L है, लंब कितना है? R है, तो ये वाली भी दूरी कितना आएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आएगा। सिमिलरली PB बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट में यही आएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। इतना चीजें आप समझ में चुके होंगे। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब हम चेक करते हैं कि देखिए इस बिंदु P पर हमें निकालना है वैद्युत विभव का मान। इस बिंदु P पर जो वैद्युत विभव होगा वह किस किस आवेश के कारण होगा? इस बिंदु P पर वैद्युत विभव इस वाले आवेश के कारण होगा और इस वाले आवेश के कारण होगा। तो पहले इस वाले आवेश के कारण इतना यहाँ पर कितना वैद्युत विभव होगा वे निकालते हैं। इस वाले आवेश के कारण कितना वैद्युत विभव होगा वह निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पर कुल कितना वैद्युत विभव होगा हमें पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, ठीक है। तो देखिए वैद्युत विभव की परिभाषा से हम लोग क्या जानते हैं? मान लेते हैं -Q आवेश के कारण जो विभव है वह V1 है, कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q विथ साइन चिन्ह के साथ लिखा जाता है, तो यहाँ -Q है तो यहाँ पे हम लोग -Q बटे दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यही है ना? हाँ चलिए देखिए इसको क्या हो जाएगा? V1 बराबर, इस माइनस को पहले लिख देते हैं, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q के बटे अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब ये देखिए -Q आवेश के कारण यहाँ कितना वैद्युत विभव है ये मिल गया, और किसके कारण है यहाँ पे वैद्युत विभव? +Q आवेश, दो ही आवेश है, तीसरा होता तो तीसरे के कारण भी निकालते, दो ही है तो दो। देखिए +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, +Q आवेश के कारण वैद्युत द्विध्रुव में दो ही आवेश होते हैं के कारण P पर वैद्युत विभव +Q आवेश के कारण जो वैद्युत विभव होगा वह कितना हो जाएगा? V2 मान लेते हैं, और V2 का फार्मूला 1/, कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q विथ साइन, प्लस है तो रखेंगे, कोई मतलब नहीं होगा तो इसलिए लिख दे रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है निकाला है? अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। इतना आप समझ में आए। अच्छा बिंदु P पर देखिए -Q आवेश के कारण ये विभव, +Q के कारण ये विभव, समीकरण नंबर 2 कर देते हैं। तो कुल कितना विभव है यहाँ पे? कुल कितना विभव है? इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव कितना वैद्युत विभव हो जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे, V1 प्लस V2 मान लेते हैं, परिणामी वैद्युत विभव V है, दोनों को जोड़ेंगे V1 प्लस V2।
चलिए दोनों को जोड़ देते हैं। v बराबर कितना हो जाएगा, v1 का मान कितना है, -1/4πε0 इंटू क्यू के बटे अंडर रूट में r² प्लस l²। फिर v2 का मान कितना है, देखिए v1 प्लस v2, तो v1 का मान रख दिया प्लस v2 का मान यहाँ से रखते हैं समीकरण नंबर 2 से, कितना हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू के बटे, शायद से आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिख रहे हैं r² प्लस l²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वही चीज माइनस में है और यहाँ पे वही चीज प्लस में है, दोनों देखिए बराबर है कि नहीं, 1/4πε0 क्यू बटे अंडर रूट r² प्लस l², 1/4πε0 इंटू क्यू बटे अंडर रूट r² प्लस l²। एक माइनस में है, दूसरा क्या है, प्लस में है, समान है दोनों, प्लस माइनस में है, चिन्ह विपरीत है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। तो जो आपका भी आएगा वह कितना आएगा, 0 आ रहा है। भी का मान कितना आ रहा है, 0, यानी कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का जो मान होता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वह कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये आप जानते रहिए कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव का मान होता है वह होता है 0। अच्छी स्थिति में तो मान होता है, लेकिन निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण कोई भी मान नहीं होता है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हम लोग अब इसका जो थर्ड बचा हुआ है कि किसी भी बिंदु पर कैसे वैद्युत विभव का मान निकाला जाता है। अभी हमने क्या देखा, अच्छी स्थिति यानी उसके अक्ष में होना चाहिए, निरक्षीय स्थिति यानी कि उसके मध्य बिंदु पर परपेंडिकुलर लाइन हो, उसी लाइन में कोई वैद्युत विभव होगा, उसे निरक्षीय स्थिति कहते हैं, जो मान आता है 0। अब हम चेक करेंगे कि ब्रह्मांड के किसी भी बिंदु पर आप हमें दीजिए, हम वैद्युत विभव का मान निकाल करके आपको बताएंगे। ठीक है, अब जो आपका थर्ड हेडिंग होने वाला है वह होने वाला है कि किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान कितना होगा। ठीक है, तो थर्ड हेडिंग डाल दीजिए, किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, एट एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पर, समझते हैं इसे थोड़ा सा, एट एनी पॉइंट। देखिए कोई आपका वैद्युत द्विध्रुव है, -q आवेश है, +q आवेश है, यहाँ पे मान लेते हैं 2 पॉइंट है, यहाँ पे -q आवेश रखा हुआ है और यहाँ पे आपका +q आवेश रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है वह हम लोग कितना मानते हैं, 2l है। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं 2l है। इसका ये जो मध्य बिंदु है ये क्या है, इसका मध्य बिंदु है। सपोज करते हैं ये A है, ये B है, ये आपका O है। अब ये वाली दूरी कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। ये वाली दूरी कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। सपोज कर लेते हैं हमें यहाँ पे वैद्युत विभव का मान निकालना है। यहाँ पे कोई पॉइंट P है, किसी भी बिंदु पर आप निकाल सकते हैं। एट एनी पॉइंट, ब्रह्मांड के कोई भी बिंदु होगा वहाँ पे वैद्युत विभव का मान आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो वैद्युत, सपोज करते हैं कि ये जो आपका है, ये जो आपका है वह थीटा कोण पर है। ये L दूरी है, आप लोग जानते रहिए। ये जो कोण बन रहा है वह कितना है, थीटा बन रहा है। ठीक है, थीटा कोण पे इस बिंदु P से हमें क्या करना है, वैद्युत विभव का मान निकालना है। यानी कि जो हमें वैद्युत विभव का मान निकालना है वह इस वैद्युत द्विध्रुव से थीटा कोण पर है और जो दूरी है वह हम लोग मान लेते हैं r है। ठीक, इतनी चीजें आपको समझ में आया। हम क्या कर रहे हैं कि जो हमें वैद्युत विभव का मान निकालना है वह इस वैद्युत द्विध्रुव से जो बिंदु है वह थीटा कोण बना रहा है और जो दूरी है वह कितना है, r है। अब देखिए कैसे वैद्युत विभव निकालेंगे। हमने 2 चीजें पढ़ लिया है, कौन कौन सी, अच्छी स्थिति में जो वैद्युत विभव का मान होता है, 2 चीजें हमने पढ़ा है इसी वीडियो में। अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव
अच्छी स्थिति में जो आपका वैद्युत विभव होता है वह होता है V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू पी के बटे आर स्क्वायर। अच्छी स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में कितना होता है? निरक्षीय स्थिति में कितना होता है, चलिए देखते हैं। निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव का मान होता है वो होता है 0। अभी भी हमने देखा। अब देखिए यहाँ पे आपका है वैद्युत द्विध्रुव, -q आवेश +q आवेश। जब वैद्युत द्विध्रुव है तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी होगा। P का मान हमने देखा था, इस जो P बराबर होता है वह क्या होता है, Q इंटू 2L। और हम लोग जानते हैं कि जो P होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वह एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि है तो दिशा कौन सा होगा, -q आवेश से +q आवेश की ओर। दिशा कौन सी होगी, -q आवेश से +q आवेश की ओर। यानी यहाँ पे जो वैद्युत विभव होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वह इस दिशा में होगा। देखिए वैद्युत द्विध्रुव है तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी होगा, उसकी जो दिशा होगी वह -q आवेश से +q आवेश की ओर। सपोज स्मॉल p है ये, ठीक है, स्मॉल p। तो यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और यह एक सदिश राशि होती है। अब हमें थोड़ा सा ये भी जानना होगा कि किसी सदिश राशि को दो भागों में कैसे बांटा जाता है। क्लास 11th में हमने पढ़ा है कि ऐसा कोई सदिश वेक्टर है, इसको दो भागों में अगर हमें बांटना है तो एक भाग ये वाला, अगर ये x अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है तो एक भाग ये वाला और दूसरा भाग इस पर परपेंडिकुलर y एक्सिस में, ठीक है, इस प्रकार से। जिसके साथ थीटा लगा होता है, ये जो आपका वेक्टर दिया है यह वेक्टर जिसके साथ थीटा लगा होता है उसके साथ कॉस में रहता है, a cos थीटा, ठीक है। जिसके साथ थीटा लगा, देखिए इसी वाले के साथ थीटा लगा है तो ये वाला कॉस में लिखा जाएगा, और जिसके साथ थीटा नहीं लिखा है वो होता है साइन में, a sin थीटा, ठीक है। इतना बात आप समझ में आए कि किसी वेक्टर को दो भागों में कैसे तोड़ा जाता है। तो जिसके साथ थीटा वह कॉस में, जिसके साथ थीटा नहीं है वह क्या होता है, साइन में। यहाँ पे देखिए थीटा लगा था तो ये वाला कॉस में, ये वाला जो वेक्टर था कॉस में, थीटा नहीं लगा था तो जो वेक्टर मिला है साइन में मिला है, ठीक है। इसी प्रकार से ये जो हमें मिला है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, ये जो मिला है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, इसको दो भागों में तोड़ना है। तो देखिए एक भाग ये थीटा लगा इसके साथ, ये वाला जो भाग होगा जिसके साथ थीटा लगा होता है वह कॉस में, तो P है तो P cos थीटा। ये वाला भाग कितना हो जाएगा, P cos थीटा। समझ पा रहे ही नहीं, ये देखिए P सदिश राशि थी, इसके साथ थीटा लगा हुआ है तो P cos थीटा। अब इस पर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे ऐसे, तो इसके साथ थीटा देखिए नहीं लगा है तो कौन सा हो जाएगा, P sin थीटा, ठीक है। सदिश वेक्टर को दो भागों में इस प्रकार से हमने तोड़ा। जो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P था उसको हमने दो भागों में तोड़ दिया, P cos थीटा, P sin थीटा। अभी तक हमने जो आपको वैद्युत विभव निकाला था वह दो आवेशों के कारण निकाला था, लेकिन अब हम जो निकाल रहे हैं वह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निकालेंगे। दोनों एक ही बात है, आवेश के कारण निकालिए चाहे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण निकालिए, एक ही चीज है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए दो वेक्टर मिल रहा है, ये P cos थीटा, P sin थीटा। तो यहां से ये आपका यूजफुल है इसलिए हम लोग इसका उपयोग करेंगे, लिखे हैं। अब देखिए ये जो P cos थीटा है, P cos थीटा देखिए कुछ इस प्रकार से है, P cos थीटा जो वेक्टर आपको मिला है, इसके अक्ष में ये वाला बिंदु है, P cos थीटा के अक्ष में बिंदु है ये P, ठीक है। तो P cos थीटा के कारण जो बिंदु P पर विभव होगा वह किस कंडीशन में होगा, अच्छी स्थिति में। देखिए इसी के अक्ष में है कि नहीं, इसी लाइन में है कि नहीं, P cos थीटा वाले लाइन में है कि नहीं है, तो इसके कारण P cos थीटा के कारण जो वैद्युत विभव होगा वह किस कंडीशन में होगा, अच्छी स्थिति में होगा। तो लिखेंगे P cos थीटा के कारण, ये आपका स्मॉल p रहेगा, ठीक है, के कारण बिंदु P पर विभव अच्छी स्थिति में है ना,
तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, अच्छी स्थिति में जो आपका वैद्युत विभव होगा वह कितना हो जाएगा? देखिए अच्छी स्थिति में जो वैद्युत विभव हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? मान लेते हैं V1 है। देखिए अच्छी स्थिति के लिए क्या होता है? 1/4πε0 इंटू P/r²। P कब लेते हैं? जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता है, लेकिन यहाँ पे जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हुआ है वो क्या है? P cos थीटा। तो इस P की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? P cos थीटा। दूरी तो आ रही है तो दूरी आर ही लिखेंगे। ठीक है, यहां से देखिए लिख रहे हैं अच्छी स्थिति में, इसलिए लिख दे। आपको देखिए यहां से लिखना है, ये हमने समझने के लिए लिखा है। ठीक है, तो 1/4πε0 इंटू P था, लेकिन यहाँ पे जो वैद्युत विभव है P cos थीटा के कारण है, P cos थीटा के कारण है, तो कितना हो जाएगा? P cos थीटा बटे r²। समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए यहां से हमें क्या चेक करना है? ये P cos थीटा के कारण अच्छी स्थिति में था, लिख दिया। अभी क्या बचा है? P sin थीटा। अच्छा, P sin थीटा के कारण देखिए किस कंडीशन में है? हमें जो वैद्युत विभव निकालना है वह यहां निकालना है। यहां पे वैद्युत द्विध्रुव था और ये इसका मध्य बिंदु था। ठीक है, ये देखिए परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री बना रहा है। तो 90 डिग्री बना रहा है, तो 90 डिग्री जब लंब होता है तो कौन सा कंडीशन हो जाता है? निरक्षीय स्थिति में। यानी जो P cos थीटा पे ये जो बिंदु है वह क्या है? लंब है। और लंब के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना होता है तो वह निरक्षीय स्थिति में आता है। तो P cos थीटा पे ये वाला देखिए लंब है, तो लंब है तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? P sin थीटा के कारण ये जो विभव बिंदु P है वह निरक्षीय स्थिति में है। तो इस प्रकार से लिखते हैं P sin थीटा के कारण बिंदु P पर निरक्षीय स्थिति में विभव, निरक्षीय स्थिति में विभव। तो निरक्षीय स्थिति में जो विभव का मान होता है, देखिए निरक्षीय स्थिति में है तो निरक्षीय स्थिति में जो विभव का मान होता है वह कितना होता है? 0 होता है। तो V2 मान लेते हैं, वह कितना हो जाएगा? 0। कैसे? यहाँ पे देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा है कि निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव होता है वह कितना होता है? 0। तो V2 का मान 0 हो जाएगा। तो बिंदु P पर कुल विभव या बिंदु P पर परिणामी विभव, देखिए बिंदु P पर परिणामी विभव कितना हो जाएगा? दोनों को आपस में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। V बराबर, इसको देखिए समीकरण नंबर 2, इसे समीकरण नंबर 2 कर देते हैं, ये फर्स्ट ये सेकेंड। तो V बराबर V1 प्लस V2। तो V बराबर कितना हो जाएगा? V1 का मान यहाँ से लिखते हैं 1/4πε0 इंटू Q के बटे, सॉरी Q नहीं है, P cos थीटा है, P cos थीटा के बटे r² प्लस 0। V2 का मान कितना है? 0 है। तो जो V आया है वह कितना है? देखिए V बराबर आपका 1/4πε0 इंटू P cos थीटा बटे r²। 0 जोड़ेंगे तो यही आएगा। तो यह किसी भी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव का मान है। अगर आपसे कहे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान कितना होगा, तो ये। ठीक है, इससे हम लोग देखिए अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति में भी कितना वैद्युत विभव का मान होगा वो भी निकाल सकते हैं। इस वाले समीकरण से अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति में भी कितना वैद्युत विभव का मान होता है वह निकाल सकते हैं। क्यों? तो किसी भी बिंदु पर है तो किसी भी बिंदु में अच्छी स्थिति भी आता है, निरक्षीय स्थिति में आता है। तो चलिए नोट करके देखते हैं कि क्या अच्छी स्थिति में मान आता है जितना हमने निकाला है। तो नोट नंबर 1, तो अच्छी स्थिति में जो कोण बनता है, देखिए अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के बीच में जो कोण बनता है वह इसी लाइन में होता है। तो थीटा बराबर कितना होता है? 0। तो थीटा बराबर अगर 0 कर दे, थीटा बराबर कितना कर दे? 0। तो cos 0 अंश का मान कितना होता है? 1। तो cos 0 अंश का मान 1 हो जाएगा। तो V बराबर कितना हो जाएगा? 1/4πε0 इंटू आपका क्या बचेगा? P। देखिए cos थीटा, थीटा की जगह 0 रखा तो cos 0 अंश का मान 1,
P का गुणा 1 में होगा तो P बटे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। तो 0 थीटा बराबर 0 अंश कब होता है? अच्छी स्थिति में। तो अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का मान कितना आ गया? V इज इक्वल टू 1/4πε0 P बटे आर स्क्वायर। हमने देखिए यहाँ पे अच्छी स्थिति में जो वैद्युत विभव का मान निकाला था वही निकाला था कि नहीं, जो यहाँ पे आया है। ठीक, तो इससे अच्छी स्थिति में निकाल सकते हैं। चलिए निरक्षी स्थिति में चेक करते हैं। तो निरक्षी स्थिति के लिए जो थीटा बराबर होता है वह कितना होता है? 90 अंश। निरक्षी स्थिति के लिए जो थीटा बराबर होता है वह कितना होता है? 90 अंश। आपने जाना था निरक्षी स्थिति में परपेंडिकुलर डाला जाता है, तो 90 अंश। तो यहाँ पे जो V का मान होगा, देखिए कॉस थीटा की जगह 90 अंश। तो 90 अंश देखिए, चलिए एक बार रख देते हैं। तो 1/4πε0 इंटू P cos 90 बटे आर स्क्वायर। cos 90 अंश का मान कितना होता है? cos 90 अंश का मान 0। तो 0 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो 0। तो यहाँ से cos 0 अंश का मान हो जाएगा cos 90 अंश का मान 0, और इसमें पूरा में गुणा करेंगे तो पूरे का मान कितना हो जाएगा? 0। तो V बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो निरक्षी स्थिति में जो वैद्युत विभव का मान होता है वह 0 आ रहा है। यहाँ पे देखिए हमने निकाला था निरक्षी स्थिति में जो वैद्युत विभव का मान आता है वह कितना आता है? 0 आता है। तो इस बिंदु यहाँ से हम लोग अच्छी स्थिति में भी कितना वैद्युत विभव है वह निकाल सकते हैं, निरक्षी स्थिति में कितना वैद्युत विभव है यह भी निकाल सकते हैं। तो आप लोग इसी वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, बहुत ही ईजी है, काफ़ी आसान है, समझ में तो आपको आया ही होगा। तो इस प्रकार से हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव का मान निकालते हैं। हमने तीनों निकाल लिया है, अच्छी स्थिति में, निरक्षी स्थिति में और किसी भी बिंदु पर। आई होप आपको ये सब पॉइंट समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।